नमस्कार बंधुओं। बहुत सी विद्यार्थियों का ये कहना था कि विराम चिन्ह के बारे में कुछ जानकारी आप बताएं तो अच्छा होगा। कई बार लिखते और पढ़ते समय विराम चिन्हों की जानकारी का अभाव रहता है, तो इसलिए आज हम उन विद्यार्थियों की बातों को ही सर्वोपरि मानते हुए विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे। देखें आप, क्या है विराम चिन्ह। बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए लिखने में कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह पदों, पदबंधों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को या तो अलग करते हैं या उनका परस्पर संबंध जोड़ते हैं। लिखित भाषा में विराम चिन्हों के यथास्थान प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बन जाती है। कुछ विराम चिन्ह हैं जो आप देखिए, जैसा पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, संबोधक, विस्मय सूचक, अल्प विराम, अर्ध विराम। इनके अलावा वाक्यों में स्पष्टता आदि लाने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, त्रुटिपूर्ण हंसपद। इस प्रकार के ये अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग लिखते समय होता है और बोलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। वाचन करते समय भी कई बार इनका ध्यान करना चाहिए ताकि शुद्ध उच्चारण और वाचन का समय संतुलन हो सकता है। आइए सबसे पहले हम बात करें पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नई कविता और उपन्यासों में अब लुप्त प्राय होने के बावजूद भी पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी भाषा का बहुत पुराना विराम चिन्ह है। यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। अब जैसे कुछ उदाहरण है इसमें, विस्मय आदि वाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य समाप्त होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है के बाद में आपने देखा विराम चिन्ह का प्रयोग है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर लगा एक कलंक है पर विराम चिन्ह। वाक्य संपूर्ण हुआ, सदा सत्य बोलो, पर बोलो के बाद में विराम चिन्ह है, उसे पढ़ने दो। तो इस प्रकार से ये विराम चिन्ह है। इसी तरह से आप देखिए अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं। हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है। मैंने उससे पूछा कि कल तुम कहाँ गए थे, किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ चला गया। यानी अप्रत्यक्ष जो प्रश्न है उसके अंत में भी विराम चिन्ह नहीं आएगा। काव्य अथवा कविता में छंद का चरण के अंत में होता है रही मन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काही, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु माति वचन अनुरागी, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। तो जहाँ जहाँ ये कविता के छंद पूरे होते हैं वहाँ वहाँ इस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति अब भी इसको पाई के स्थान पर अंग्रेजी के फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे वह नहीं आएगा कल मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ विराम चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया। अक्सर जो उपयोग मिल जाए, जो जहाँ जिस प्रकार का चिन्ह मिल जाए और उसके समकक्ष समतुल्य हो, तो इस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, आप इन चिन्हों में देखें प्रश्न सूचक। मुख्यतः ये जिन संदर्भों में आता है, देखिए प्रश्न सूचक वाक्यों में सबसे पहले आपको क्या चाहिए के बाद प्रश्न सूचक है। क्या कोई तारे गिन सकता है के बाद प्रश्न सूचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो के बाद प्रश्न सूचक है। यानी कि इसमें प्रश्न किए गए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्न सूचक का उपयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति में संदेह या अनिश्चित की स्थिति में यह
चिन्ह कोष्ठक में प्रयुक्त होता है। संदेह हो या अनिश्चय की स्थिति में हो, अक्सर इसके बारे में बहुत से कम विद्यार्थी जानते हैं, तो इसलिए देखिए ध्यान से। तस्कर देश सेवक होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जमाखोर व्यक्ति ईमानदार, प्रश्न ब्रैकेट में प्रश्नवाचक भी होते हैं। जनता की दृष्टि में सभी नेता नेक, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तीसरा विस्मय सूचक या संबोधक, ये जो चिन्ह है इसमें विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे मान लीजिए वाह, वाह के बाद विस्मय सूचक है, आप खूब हैं। आहा कितना सुंदर मौसम है, काश मैं उसे देख पाता, नहीं यह नहीं हो सकता, हो सकता के बाद है ये। शाम संबोधन है, तुम आ गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है जहाँ आश्चर्य आदि का बोध, भाव का बोध हो, वहाँ इस प्रकार के संबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए भी है, राम तुम अब पढ़ो। यहाँ राम को संबोधित किया गया, इसलिए राम के बाद संबोधक चिन्ह आया है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी बात भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय को संबोधित किया गया, इसलिए अध्यक्ष महोदय के बाद संबोधन चिन्ह आया है। इसी प्रकार अल्प विराम का प्रयोग बहुत से संदर्भों में किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी इसके बारे में जानकारी कम रखते हैं, इसलिए आज इसको विस्तार से हम देखेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो आप ध्यान से देखें। पहले संदर्भों में एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे राम, श्याम, मोहन और गोपाल खेल रहे हैं, तो इसमें नाम है और एक शब्द हैं, उनको अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग है। धनी, निर्धन, शहरी, देहाती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। तो यहाँ भी जो अलग अलग शब्द हैं उनको थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग है। पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। तो यहाँ आपने देखा कि कुछ समान शब्दों को जहाँ वाक्य की स्थितियाँ हैं, वहाँ जहाँ अल्प विराम की स्थिति है, समय है, वहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। वहीं दूसरे संदर्भों में आप देखिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए जो परिश्रमी होते हैं वही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी जो परिश्रमी होते हैं के बाद में अल्प विराम है, वही लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। तो ये दो उपवाक्य हैं, उनको अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मैं तुम्हें रुपए दे देता, किंतु मेरी जेब खाली है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया। इसी तरह से यह, वह, तब, तो आदि के स्थान के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। जो पत्र आपने भेजा था मुझे मिल गया है। जब हम चले, पानी बरस रहा था। तो आपने देखा कि यह, वह, तब, जब के स्थान के बाद जो है वह अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रों, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, तो मित्रों के बाद अल्प विराम है। श्रीमान जी, मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है, तो यहाँ श्रीमान जी जो कि संबोधन है, तो उसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग है। इसी प्रकार अभिवादन, समाप्त, पता, दिनांक आदि के लिए लेटर ड्राफ्टिंग के संदर्भों के अंतर्गत कई विद्यार्थियों को ये जानकारी चाहिए होती है समय समय पर कि सर क्या इनके बाद कॉमा लगेगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक, अभिवादन में भी पूज्य चाचा जी, प्रिय मित्र, इनमें हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जब संबोधन करते हैं तो संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर अधिकांशतः अल्प विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। समापन में जैसे भवदीय, तुम्हारा प्रिय मित्र और आपका आज्ञाकारी शिष्य, इनके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग है। पता, जब आप देखते हैं कि दिनांक में 65A के बाद कॉमा है, यानी अल्प विराम है। शक्तिनगर के बाद अल्प विराम है। दिल्ली चूँकि शहर का नाम है इसलिए पूर्ण विराम है। और 25 मार्च के बाद में कॉमा है और 1993। इस तरह से जब हम दिनांक लिखते हैं तो यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाना इस प्रकार चाहिए। इसी प्रकार हाँ या ना के पश्चात भी, हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा, नहीं तो मैं यह शोभा नहीं देता,
तो यहाँ भी हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार उद्धरण से पहले भी रमेश बोला, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। तो यहाँ सुरेश ने कहा पृथ्वी गोल है। तो यहाँ उद्धरण से पहले यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले भी एक प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग आएगा। ठीक इसी प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी शब्द युग्म, जैसे मान लीजिए लाभ हानि, दुख सुख, यश अपयश, ये सब भाग्य पर निर्भर हैं। तो जो युग्म शब्द हैं उनको भी अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग आपने देखा। आइए ठीक इसी प्रकार से अर्ध विराम का प्रयोग भी आप देखें। अर्ध विराम के अंतर्गत अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। तो इसमें आपने देखा कि अल्प विराम से अधिक समय लगा किंतु विराम से कम लगा। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे तो कुछ हारेंगे। श्रीमती गांधी मरी नहीं, वह अमर हो गई। अन्य स्थानों पर आप देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है अर्धविराम का। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने पर, जैसे निरंतर चलते ही रहना जीवन है, आलस्य शत्रु है। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में भी होता है। पुस्तक पढ़नी है, रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं, आधे घंटे में यह सब नहीं हो सकता। इन समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कहीं विरोधपूर्ण कथन को भी पृथक करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखें आप, जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो इसमें विरोधपूर्ण कथन है, दोनों अलग अलग हैं, तो उनको भी पृथक करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ये महत्वपूर्ण, जो कि बहुत अधिक काम में आने वाले हैं, इन विराम चिन्हों का प्रयोग आपने देखा। पंक्चुएशन का प्रयोग जब भी लिखते समय आप करें तो ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम छोटी छोटी इन गलतियों के कारण ही हिंदी को अशुद्ध लिख पाते हैं। और आप देखते हैं कि यदि मान लीजिए इन अल्प विरामों का प्रयोग अगर सही नहीं हो तो कुछ का कुछ हो जाता है, अर्थ बदल जाते हैं, वाक्य विन्यास बदल जाते हैं। और इसलिए लिखते समय, पढ़ते समय और अक्सर बोलने का जो आरोह अवरोह है वो सब इन विराम चिन्हों पर ही निर्भर करता है। तो धन्यवाद, आपने ये देखा और सुना। और अन्य विराम चिन्हों का हम आगे के इस एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद।